जय हिंद बच्चों। तो इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने हीट के बारे में पढ़ा और हीट ट्रांसफ़र यानी कि ऊष्मा जो अलग अलग विधियों से ट्रांसफ़र होती है उसके बारे में हम लोगों ने जाना। तो वे विधि थे, मैं आप लोग को फिर से एक बार याद दिलाना चाहता हूँ। पहला था चालन और दूसरा था संवहन। इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। तो जिन्होंने इस वीडियो को नहीं देखा है वो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूँ मैं, वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे विकिरण के बारे में। जो एक माध्यम बचा हुआ था उसको हम लोग आज इसमें पढ़ेंगे और साथ ही ऊष्मा का प्रभाव के बारे में भी हम लोग कुछ डिस्कशन जरूर करेंगे ताकि अगले वीडियो में हम उसको और अच्छे से समझ सकें। ठीक है, तो चलिए अब आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो मेरे साथ बने रहिए और कॉपी किताब अपना ले लीजिए और जो जो पॉइंट मैं बोलते जाऊँगा उसको आप नोट करते जाइए। तो जैसे कि आपको मालूम है ऊष्मा के संचरण की 3 विधियां हैं। पहला है चालन जिसको हम लोग कहते हैं कंडक्शन, और दूसरा है संवहन जिसको हम लोग कहते हैं कन्वेंशन, और तीसरा है विकिरण। तो इसके बारे में हम अब जिक्र करेंगे आगे, और बाकी के जो 2 टॉपिक हैं वो हम लोगों ने पहले ही कवर कर चुके हैं, वो मैं आपको बता चुका हूं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं विकिरण के बारे में। विकिरण के बारे में बात करने से पहले एक चीज़ आप सोचिए कि क्या आपने सोचा है कि सूर्य की प्रकाश जो है वो हमारे तक आती है, तो हमारे तक आती कैसे है? क्या ऊपर में कोई माध्यम है? बिल्कुल नहीं है। ये तो हमको मालूम है कि सूर्य की प्रकाश निर्वात में भी चल सकती है। तो जब सूर्य की प्रकाश निर्वात में चल सकती है तो उसकी प्रकाश जब धरती पे पड़ती है तो उसकी प्रकाश के कारण हमको गर्मी क्यों महसूस होती है? मतलब ये समझे हम कि ऊष्मा भी जो है वो बिना माध्यम के आपका ट्रेवल कर सकती है या संचरित हो सकती है, ये समझ के चले हम, है ना। ये सूर्य की प्रकाश जब हम पे पड़ती है तो प्रकाश से हमको गर्मी भी तो महसूस होती है। तो हम ये भी मान के चल सकते हैं कि जैसे सूर्य की प्रकाश निर्वात में चल रही है तो ऊष्मा भी तो निर्वात में चल के हमारे तक आ रही है। ठीक है। दूसरा चीज़ आप ये भी सोचिए कि विकिरण क्या चीज़ है, विकिरण होता क्या है। तो विकिरण प्रकाश की तरह ही जब ऊष्मा सरल माध्यम में या सरल रेखा में गमन करती है तो उसे विकिरण कहते हैं, है ना। ऊष्मा का संचरण निर्वात में भी होता है, हम लोगों ने जान लिया। तो विकिरण द्वारा ऊष्मा प्रकाश की चाल से ही जब सरल रेखा में गति करती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? विकिरण कहते हैं। ठीक है। ब्रह्मांड में वायु नहीं है फिर भी हमारे तक आती है ना सूर्य की प्रकाश और उसकी जो गर्मी है। अब दूसरा चीज़ ये भी देख लेते हैं, जैसे हम कुछ एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं जिससे आपको और क्लियर होगा। ये आपने देखा है बल्ब क्या चीज़ है? बल्ब में क्या होता है कि बल्ब का जो लाइट होता है वो सब तरफ बराबर रूप से फैलती है ना। बल्ब की जो लाइट है वो सब तरफ से बराबर रूप से फैलती है और उसकी जो गर्मी है वो भी सब तरफ बराबर रूप से फैलती है। ओके। दूसरा चीज़ आप देखे होंगे लालटेन की जो लाइट है वो भी सब तरफ बराबर रूप से फैलती है और सब तरफ इसकी ऊष्मा भी बराबर रूप से फैलती है ना। या फिर आप अब और उदाहरण देखना चाहते हैं तो दिए के पास अपना हाथ लेकर के जाइए और वहाँ रखिए अपना हाथ को, देखिए कि सब तरफ जो है उसकी गर्माहट बराबर महसूस होगी। तो ये कह सकते हैं कि विकिरण द्वारा ऊष्मा जो है सरल रेखा में संचरित होती है और सभी तरफ समान रूप से वितरित होती है। ठीक है। तो अभी हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल भी देखा और साथ में हम लोगों ने इसको बढ़िया से समझ लिया कि विकिरण क्या चीज़ है। तो अब बात ये आती है कि कोई वस्तु को छूने से हमको बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती है और कोई वस्तु को छूने से हमको गर्मी कम महसूस होती है। जैसे कि अगर आप गर्मी के दिनों में देखिएगा, अगर एक ही द्रव्यमान का अगर छड़ रखा हो और एक ही द्रव्यमान का लकड़ी रखा हो तो दोनों में धूप में रखने के बाद गर्मी किस में ज़्यादा महसूस होगा या किसको छूने से हाथ जलेगा? सिंपल सी बात है, जलेगा हाथ लोहे की छड़ को छूने से। तो ये भी हम समझ सकते हैं कि जो वस्तु जितना ज़्यादा प्रकाश को अवशोषित करेगी वह उतनी ज़्यादा गर्म होगी, क्योंकि जिसमें ज़्यादा प्रकाश होगा या जितनी ज़्यादा उसमें ऊष्मा जाएगी, प्रकाश नहीं ऊष्मा जाएगी, तो क्या होगा वो उतनी ही गर्म होगा और उतनी ही ज़्यादा हमको उसको छूने से गर्मी महसूस होगी। जैसे मैंने बताया लकड़ी के गुटका को आप छूने से आपको गर्मी महसूस या गर्म महसूस नहीं होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि विकिरण द्वारा ऊष्मा किसी तल पर जब पड़ती है तो तल द्वारा अवशोषित कर ली जाती है ना। और तब वहाँ जो वस्तु अच्छा अवशोषक होता है वहीं
अच्छा उत्सर्जक होता है, क्योंकि ये देखिए लोहा की जो छड़ है ये आपका अच्छा अवशोषक है, इसीलिए जब आप इसको छूते हैं तो अच्छा इसमें गर्म मतलब जलता है, तो उसका मतलब ये हुआ कि ये अच्छा उत्सर्जक भी है। तो आप यहाँ से दो चीज़ निकल के आती है कि अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। अवशोषक जिसको एब्जॉर्बर कहते हैं और उत्सर्जक जिसको एमिटर कहते हैं। और यहाँ दो चीज़ पर निर्भर करती है, ये भी आप नोट कर लीजिए कि जो कोई वस्तु कितना अच्छा अवशोषक है वो पदार्थ की दो चीज़ पर निर्भर करती है। पहला है वस्तु के रंग पे, जैसे आप इसका उदाहरण देखे होंगे, गर्मी के दिनों में आप सफ़ेद कपड़े पहनना पसंद करते हैं बशर्ते आप गहरी रंग के कपड़े पहनने से। क्यों? क्योंकि गहरे रंग जो है वो क्या करती है, सूर्य की प्रकाश को ज़्यादा अवशोषित करती है, इसलिए आपको ज़्यादा उसमें गर्मी महसूस होती है, इसलिए आप सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं। ये आप लोगों ने बहुत पहले ही क्लास 6 क्लास 7 में पढ़ा होगा। दूसरा होता है वस्तु की प्रकृति पर, मतलब अगर वस्तु ज़्यादा खुरदुरी है ना, तो वो ज़्यादा अच्छा उसको अवशोषित करेगी और चिकनाहट जो होगी वो उसको रिफ्लेक्ट कर देगी। तो वस्तु की जो अच्छे अवशोषक की यही दो चीज़ों पर निर्भर करती है गुणधर्म, पहला उसका रंग पे और दूसरा उसकी प्रकृति पे। तो ये हम लोगों ने बात कर लिया विकिरण के बारे में। आप लोगों को तीनों चीज़ें समझ आ गई होगा, उष्मा संचरण की तीनों विधियाँ, संवहन है ना, चालन और विकिरण। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं ऊष्मा के प्रभाव के बारे में। तो आप लोगों ने ये तो पढ़ा ही होगा या फिर देखा ही अनुभव किया होगा कि ताप बढ़ने से वस्तु में या फिर पदार्थ में प्रसार होता है और अवस्था में परिवर्तन होता है। जैसे आप लोगों को मैं एक उदाहरण देता हूँ, जैसे यहाँ पे हमारा पानी रखा हुआ है, यहाँ पे अगर हम पानी रख लेते हैं एक ट्रे में, है ना, ये पानी रखा हुआ है मान के चलिए, तो क्या होगा कि ये पानी रखा हुआ है, जैसे अब हम नीचे से इसको जब गर्मी देंगे या फिर इसको जब गर्म करेंगे तो ये पानी जो है वो भाप बनने लगती है। मतलब यही हुआ कि जब वस्तु का ताप बढ़ने लगता है या फिर ताप बढ़ने से पदार्थ में प्रसार भी होता है, मतलब ये पानी जो है भाप में बनने लगता है, इसके गैसीय रूप में आने लगता है, प्रसार होने लगता है और उसका अवस्था में भी परिवर्तन हो जाता है। तो ताप में परिवर्तन को हम लोगों ने अनुभव भी किया है, जैसे छड़ और लकड़ी का उदाहरण मैंने आपको बताया। और आपने ये भी देखा होगा गर्मी के दिनों में रेत जो है ज़्यादा गर्म हो जाती है ना, दिन के समय में, और रात में जल्दी ठंडी भी जाती है। तो ये चीज़ नोट करने वाली बात है। अगर हम बात करें समान द्रव्यमान की दो अलग अलग वस्तुओं के बारे में तो क्या होगा, समान द्रव्यमान की अगर हम दो अलग अलग वस्तुओं के बारे में बात करें तो क्या होगा, जैसे ये छड़ है और ये लकड़ी का गुटका है, दोनों का द्रव्यमान हम लोग मान लेते हैं कि समान है, तो क्या दोनों में जो ताप का जो प्रभाव है वो समान रहेगा? नहीं रहेगा, ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुका है। तो समान द्रव्यमान वाली भिन्न भिन्न पदार्थ में या वस्तु में गर्म करने से भिन्न भिन्न ऊष्मा देनी पड़ेगी। मतलब ये आपका लोहा जो है जल्दी गर्म हो जाएगा और लकड़ी जो है आपको बहुत समय लगेगा उसको उतना ही ऊष्मा देते रहने से गर्म होने में। ठीक है, तो वस्तु द्वारा ली गई या वस्तु द्वारा ऊष्मा जो ली जाती है वो किन बातों पर निर्भर करती है? ठीक है, पहला चीज़ द्रव्यमान पे, जिसका हम लोगों ने बात किया कि ये जो अलग अलग द्रव्यमान की जो वस्तु है, मतलब द्रव्यमान हमारा रिलेटेड है उससे, तो हम अगर ऊष्मा को Q से दर्शा दें, है ना, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं? द्रव्यमान के, M के। और दूसरा किस पे निर्भर कर रही है? ताप में परिवर्तन के। तो ताप में परिवर्तन को हम कैसे दर्शा सकते हैं? ताप मान लो जाए पहले ताप T1 था और गर्म करने के बाद ताप T2 हो गया, तो ताप में परिवर्तन से निर्भर कर रही है। तो ये हम ये भी लिख सकते हैं Q प्रोपोर्शनल टू डेल टी। डेल टी क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हम मान के चलते हैं कि डेल टी क्या है? डेल टी है आपका जो बाद का जो टेम्परेचर है और जो पहले का जो टेम्परेचर है वो दोनों का अंतर। ठीक है, और तीसरा है पदार्थ की प्रकृति पर, जैसा कि हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया हुआ है। तो अगर हम इस तीनों चीज़ मिला के लिख दें दोनों चीज़ को, तो क्या हो जाएगा? Q हमारा पहले प्रोपोर्शनल था किसके? समानुपाती था M के, द्रव्यमान के, और दूसरा था डेल टी के, ताप में अंतर के, है ना, ताप में अंतर। डेल टी को हम लोगों ने जाना पहले T2 माइनस T1, मतलब बाद का टेम्परेचर और पहले का टेम्परेचर। तो अगर इस समानुपातिक चिन्ह को हटाते हैं तो Q इक्वल टू हम मान लेते हैं, इसके जगह में समानुपातिक चिन्ह हटाएंगे तो कुछ हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे S लिख लेते हैं और M इंटू डेल टी। तो S जो है ये क्या कहलाता है? ये पदार्थ की स्पेसिफिक हीट, जिसको हम लोग विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इसको नोट कर लेना। स्पेसिफिक हीट जो है S से हम लोग यहाँ पे दर्शा रहे हैं। तो अब S को अगर निकालें तो क्या हो जाएगा? Q बटे M इंटू डेल टी, ये निकल सकता है रिलेशन। तो ये आप नोट कर लीजिए कि स्पेसिफिक हीट का ये जो सूत्र है क्या है? Q इक्वल टू S इक्वल टू Q अपान M इंटू डेल टी। ठीक है, तो अब इसका हम लोग मात्रक की बात करेंगे, ऐसा ही मात्रक की, तो क्या हो जाएगा? Q अपॉन में M इंटू डेल टी था, मात्रक की हम बात करेंगे तो Q जिसको हम लोग ऊष्मा कहते हैं इसका मात्रक ऐसा ही मात्रक जूल है,
हम लोगों ने पहली क्लास में पढ़ा हुआ है। दूसरा एम, जिसको हम लोग द्रव्यमान कहते हैं, इसका मात्रक क्या है, किलोग्राम है, किलोग्राम है ना द्रव्यमान का मात्रक। और टेम्परेचर है, जिसका मात्रक क्या है, डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया इसका एसआई मात्रक। तो अब हम स्पेसिफिक हीट को कैसे परिभाषित कर लेते हैं। अगर मान के चलते हैं कि हमारा द्रव्यमान अभी एक है, एक द्रव्यमान है, और तापमान में जो अंतर है वो डेल्टी इक्वल टू, अगर मान लो जाए एक है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इस सूत्र से देखो, एस इक्वल टू क्यू अपान में एम इंटू डेल्टी था ना। तो अगर एम हमारा एक है और डेल्टी भी एक है, तापमान में अंतर भी एक है, तो क्या हो जाएगा, एस प्रपोज इक्वल टू क्यू हो जाएगा। मतलब ये मान सकते हैं हम, डायरेक्ट ये बोल सकते हैं कि 1 ग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम लोग स्पेसिफिक हीट कहते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। तो 1 ग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु को 1 डिग्री टेम्परेचर तक गर्म करने के लिए जितनी उसमें की आवश्यकता होती है उसे हम लोग स्पेसिफिक हीट कहते हैं। अब इसका इम्पैक्ट 2 चीज़ याद रखिएगा। पहला चीज़ तो ये कि अधिक जो स्पेसिफिक हीट होगा, है ना, अधिक जिसका स्पेसिफिक हीट होगा वो देर से गर्म होगा, है ना। जिसका स्पेसिफिक अधिक होगा, एस जिसका अधिक होगा, है ना, जिसका एस अधिक होगा, स्पेसिफिक हीट अधिक होगा, वो क्या होगा, वो देर से गर्म होगा और देर से ठंडा होगा। और जिसका स्पेसिफिक हीट कम होगा वो क्या हो जाएगा, जल्दी गर्म हो जाएगा और जल्दी ठंडा हो जाएगा। इसका उदाहरण हम देख लिए, जैसे रेत जो है गर्मी के दिनों में जल्दी गर्म हो जाता है दिन में, और रात में जल्दी ठंडा हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य यही हुआ कि रेत की स्पेसिफिक हीट बहुत कम है। तो आज के क्लास में हम यहीं तक रखते हैं। अगले क्लास में हम लोग इसके आगे के जो चीज़ है उसको डिस्कशन करेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वाला क्लास बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और अभी भी आपको कुछ दिक्कत है या नहीं समझ आ रही तो कमेंट करके आप मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ अपना कुछ भी क्वेरी है तो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मेरे साथ बने रहने के लिए। अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, क्योंकि ये सब चीज़ आपको बहुत ही आगे चल के इम्पॉर्टेंट है, लाइफ में हर जगह यूज़ होने वाली है। तो घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए। धन्यवाद।